नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के तीसरे एपिसोड के पहले क्रम में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिवादन भी करता हूं। स्वागत इसलिए कि आप सब से मेरा इंतजार करते हैं और अभिवादन इसलिए कि आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक सच्चे सिपाही हैं, एक सच्चे सपूत हैं जो भारत माँ के असहाय रोगियों की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में मेडिसिन के इस पहले क्रम में मैं आपको कुछ टेक्निकल बातों पर ध्यान देना चाहूँगा। टेक्निकल बात इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो हमने औषधियों की चर्चा आपसे की, उन औषधियों में इलेक्ट्रिसिटी जिनमें आरई, वाईई, डब्ल्यूई, बीई और जीई, ये 5 इलेक्ट्रिसिटीज हैं जो तरल रूप में हमारे विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में भाग लेती हैं। शेष जो 32 औषधियां हैं, हम इसमें एस वाई और एपीपी को कैलकुलेट नहीं करते हैं। शेष इलेक्ट्रिसिटीज के बाद जो हमारी ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव तो होती हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली फंक्शन में ये भाग नहीं लेती, बल्कि उनको मोटिवेट करती हैं, एज ए कैटलिस्ट ये वर्क करती हैं, यानी ये प्लांट एंजाइम्स के रूप में शरीर में प्रवेश करती हैं। और इसमें भी हमने डिवाइडेशन किया था। यस को फंक्शनल ग्रुप की मेडिसिन मानी गई, यानी यस ग्रुप की सारी मेडिसिन फंक्शनल हैं। सी ग्रुप की सारी मेडिसिन टिश्यू मानी गई हैं। लंग्स से संबंधित हमारी जितनी बीमारियां या जितनी शिकायतें आती हैं, उसके लिए पी ग्रुप की मेडिसिन हैं। ब्लड से संबंधित या लिम्फ से संबंधित जो मतलब प्लाज्मा और ब्लड से संबंधित अगर कोई भी शिकायत शरीर के किसी अंग में होती है तो हम एक ग्रुप की मेडिसिन को याद करते हैं। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र से संबंधित अगर कोई शिकायत हमको रोगी से प्राप्त होती है तो उसके लिए हम एफ ग्रुप की मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। इन्फ्लामेशन, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन, नोड जंक्शन या लिम्फेटिक ग्लैंड के बढ़ने पर हम एल ग्रुप की मेडिसिन याद करते हैं। जहां पर वर्म होने की शिकायत का संदेह होता है वहां पे हम वर ग्रुप को याद करते हैं। और जनरेटिव इन्फेक्शन या जनरल इन्फेक्शन की संभावनाएं जहां पर होती हैं, आमतौर से वहां पर हम वेन ग्रुप की मेडिसिन का चुनाव करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के ऑर्गन वाइज मेडिसिन का एक हमने किया है। हम इसका भी चार्ट आपको जल्द ही बना के दिखाएंगे। राजेंद्र सिंह राठौर जी हमारे लाइन पर हैं। आपने नमस्कार किया है, मैं भी आपको नमस्कार करता हूं। मैं उन तमाम साथियों का आभारी हूं जो बेसब्री से लाइन पर आते हैं और हमारे इस क्रम को ध्यान से आप सब की कि मैंने पिछले दूसरे एपिसोड को बहुत जल्दी बोल करके समाप्त किया, तो इस नाते इस तीसरे एपिसोड में बहुत ही आराम से चल रहा हूं और आप सबको नोट करने का भी समय मिलेगा और मेरी बात को पूरा समझने का भी अवसर मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि एक बार फिर रिपीट कर देता हूं जो साथी लाइन पर देर से आ रहे हैं। ग्रुप की मेडिसिन को हम फंक्शनल मेडिसिन मान करके विभिन्न अंगों के लिए, विभिन्न शिकायतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सी ग्रुप की सारी मेडिसिन को हम टिश्यू फ्लूइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू फ्लूइड की कंप्लेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लंग से संबंधित या रिस्पिरेशन से संबंधित, रिस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित अगर कोई शिकायत आती है तो वहां पे हम पी ग्रुप की मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। ब्लड से या ब्लड सिस्टम से संबंधित हमको कोई दिक्कत समझ में आती है तो वहां पे हम ए ग्रुप की मेडिसिन का प्रयोग करते हैं।
नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई कंप्लेंट आती है तो एफ ग्रुप, इन्फ्लामेशन से संबंधित अगर कोई दिक्कत आती है तो एल ग्रुप, वर्म या कीड़े या पेट में वर्म होने की अगर संदेह शक उत्पन्न होता तो वहां पे वर्ग ग्रुप की मेडिसिन का चुनाव करते हैं। और जनरल इन्फेक्शन या बॉडी इन्फेक्शन, आउटसाइड इन्फेक्शन पर अगर हमें कोई कंप्लेंट समझ में आती तो वहां पे हम बेन ग्रुप इस्तेमाल करते हैं। ये हमने आपको ग्रुप वाइज मेडिसिन का डिवाइडेशन बताया। आरई इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग हम जब हमें ये लगे कि हमारे संबंधित अंग के कार्य बहुत स्लो चल रहे हैं और उसको तीव्रता देना हो या किसी भी औषधि की कार्य में तेजी लानी हो, जल्दी कार्य कराने का परिणाम देखना हो, तो वहां पे हम आरई का प्रयोग करते हैं। इसके ठीक उल्टे वाई, अगर हमको लग कार्य को हमें बहुत स्लो मोशन में लेके चलना है, या जैसे कभी किसी आदमी का कोई उन्माद व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, या बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, उसकी मेमोरी ठीक से काम नहीं कर रही है और दिमाग का लग रहा है, वहां पे हम वाई ई का प्रयोग करते हैं। डब्ल्यू ई ये एक समभाव की मेडिसिन है, इलेक्ट्रिसिटीज है, जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, बॉडी के एक्शन को कम करना और कम को अधिक करना, यानी लेवल, कुल मिलाकर के बॉडी के हर एक्टिविटीज को बैलेंस में मेंटेन करने का काम डब्ल्यू करती है। चाहे ये सीएनएस सिस्टम पे हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे हो, का काम बॉडी के ऑर्गन्स को बैलेंस करना है। बीई का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे हमको इन्फ्लेमेशन मिलता है, पेन मिलता है और ये लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से प्रॉपर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए हम बीई इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सैनी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर जी मथुरा से इस बीच हमारे सामने हैं। मथुरा से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सैनी भी हैं। आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जहां पर हमको ये लगता है कि पस बनने की संभावना है, पस बन रहा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट हो रहे हैं और कन्वर्ट होकर के उनमें पस और वो शिकायत बढ़ रही है। मानिए कोई फोड़ा था, एक्यूट फोड़ा था, चोट लगी थी या सूजन थी या कोई फोड़ा फुंसी निकली थी, तो प्रारंभिक दौर पे उसमें पस नहीं बनता है, वहां पे हम बी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हमको ये लगता है कि इसमें पस बनने की बढ़ गई है तो हम बी के साथ तुरंत जी को भी एक साथ देते हैं, यानी बी और जी ये दोनों घाव को पकने नहीं देंगी, घाव को सड़ने नहीं देंगी। ब्लड वहां पर बी का देने से ब्लड वहां रुकेगा नहीं, प्रॉपर बहेगा, और जी के देने से वहां पे जो ब्लड पहले से खराब हो चुका है वो सड़ नहीं पाएगा, वो पक नहीं पाएगा, वो डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो पस फॉर्मेशन को हम चेक करेंगे। इसीलिए अगर आपको याद हो, मैंने किसी क्रम में ये कहा था कि बी और जी को अगर आप एक शीशी में मिला करके 100 ml में रख लें, अगर 20-20 बूंद आप बी और जी को एल्कोहल में या एल्कोहल में मिला के रख लें या डिस्टिल वाटर में मिला के रख लें और किसी भी घाव पर आप गॉज को या कॉटन को उसमें भिगो करके उस घाव पर रख दें, तो वो घाव आपका जल्दी सूख जाएगा, वो ड्रेसिंग मटेरियल बन जाएगा, बिल्कुल टिंचर वेंजीन बन जाएगा। जिस तरीके से अंग्रेजी अस्पतालों में या आधुनिक चिकित्सालयों में ड्रेसिंग का जो मटेरियल होता है, टिंचर वेनाडीन होता है या बीटाडीन होता है, उसके स्थान पे आप बी और जी का प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने ये प्रयोग एक बार नहीं, अब 36 वर्षों में लगभग हजारों बार किया होगा। किसी के घाव के पकने या सड़ने से रोकने के लिए बी और जी का मटेरियल है यूज कर दिया जाता है और घाव को प्रॉपर ठीक कर देता है। मैंने स्वयं, मेरे अंगूठे का ऑपरेशन हुआ था, इसके पहले आप लोगों ने अगर जनवरी में आपने फेसबुक पर मेरी फोटो देखी हो तो मेरे हाथ के अंगूठे का ऑपरेशन हुआ था विषम परिस्थितियों में। यद्यपि मैं अंग्रेजी औषधियों से मेरा कोई संबंध दूर दूर तक का नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में एक ऐसे समय पर मैं फंस गया कि वहाँ पे मुझे अपने उस अंगूठे का ऑपरेशन कराना ही पड़ गया। और कराने के बाद वहाँ की ड्रेसिंग हुई, लेकिन जो दवाइयाँ उन्होंने मुझको खाने के लिए दिया
उन दवाइयों से मुझे कुछ एग्रावेशन भी हुआ और मुझे कोई लाभ नजर नहीं आया, तो मैंने उनको रोक करके अपनी ड्रेसिंग शुरू कर दी अपने इलेक्ट्रोहोपैथी औषधि की। और इलेक्ट्रोहोपैथिक औषध को मैंने S5C5 F1 और वेनवन को लेना शुरू कर दिया। मेरा घाव बहुत ही शीघ्र भर गया और जो ऑपरेट करके निकाला गया था उस नाखून में फिर से री जो क्रम था वो पूरा हुआ। और ये नाखून मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नाखून मेरा इतना आ गया है। अभी ये नाखून पूरा नहीं आया है, ये पूरा नाखून काट करके निकाला गया था और ये नाखून अब आया है। अभी इसके आगे बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जबकि आप मेरे दूसरे हाथ का नाखून देख सकते हैं कि इसकी बनावट और इसके बनावट में अंतर है। तो ड्रेसिंग मटेरियल, ये मिस्टर शरद रावत भी इस समय हमारे बीच में हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी भी आ चुके हैं, रीमा श्रीवास्तव मेरी एक पुरानी शिष्या रही हैं, वो भी इस समय लाइन पर हैं, इस स्टेटमेंट को सुन रही हैं। हालांकि इनका मेडिकल से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है, लेकिन हमारे सभी आर्टिकल्स ध्यान से पढ़ती हैं और इसके बाद हमारे लेक्चर्स को भी ध्यान से सुनती हैं। ये 91-92 की मेरी बैच की मेरी स्टूडेंट रही हैं और इस समय ये कहीं बाहर हैं जहाँ से ये मुझको इस समय ऑनलाइन देख रही हैं। तो मैंने आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में एक बार फिर इंटरेस्ट बताने के लिए मैंने आपके इलेक्ट्रिसिटीज का डिवाइडेशन किया और ग्रुप का डिवाइडेशन किया। अब हम शुरुआत करते हैं एक बहुत कॉमन और आप सबका पसंदीदा सब डिजीज ही बोलूंगा हर जगह, क्योंकि डिजीज इलेक्ट्रोहोपैथी में मैंने अपने शाम के लेक्चर में बताया है कि इलेक्ट्रोहोपैथी में सिर्फ एक रोग होता है और जिन रोगों का नाम आप लेते हो वो मेरे हिसाब से उपनाम है या उपरोग हैं। एक रोग के अनेक रोग की शाखाएं हैं, यानी इलेक्ट्रोहोपैथी में केवल ब्लड और लिम्फ में होने वाला दोष ही रोग है। उसके बाद जितने भी नाम आप बताते हो या विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां जितने भी नाम के रोग बताती हैं वो सब इलेक्ट्रोहोपैथी की दृष्टि में उपरोग कहे जाएंगे। तो मैं उनको सब डिजीज के नाम से कहूंगा। हो सकता है जो लोग बाद में आए वो सब डिजीज और डिजीज में अंतर ना समझ सकें, लेकिन अब बार बार मेरे लिए समझाना बहुत कठिन काम होगा। डॉक्टर रवि कुमार द्विवेदी जी, डॉक्टर हेमंत कुमार प्रजापति जी भी लाइन पर हैं, आप सबका धन्यवाद। तो मैं एक कॉमन सब डिजीज आपका फीवर लेता हूं। मैं यहीं से आज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का श्री गणेश करता हूं। देखिए, फीवर की स्थिति यह है कि फीवर सामान्यतः 3 प्रकार से होते हैं हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी के डिवाइडेशन के हिसाब से। ये 3 प्रकार के सब डिजीज फीवर होते हैं। एक है जनरल फीवर, दूसरा है अंतराल वाले फीवर जिसे कहते हैं अविराम फीवर या इन रीमिंटेड फीवर, और तीसरा है इंटरमिंटेड फीवर या सविराम फीवर उसको हम कह लें। अब जो सामान्य फीवर है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल फीवर और एक होता है प्रेसिशियस फीवर या भयानक ज्वर उसे कह लें, एक कह लें साधारण ज्वर। अब सिंपल फीवर आपका किसी भी कारण से हो सकता है। ये इसकी उत्पत्ति की क्षमता हमारे शारीरिक क्रियाक्रम, हम रोज काम नहीं करते हैं और एक दिन बहुत ज़्यादा काम कर लें, बोझ उठा लें, खेत में परिश्रम का काम कर लें, शारीरिक श्रम कर लें, उससे शरीर के टेम्परेचर के बढ़ जाने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं और कुछ समय के लिए शरीर में थकान आने लगती है, टूटन आने लगती है। जब हम ज़्यादा श्रम करते हैं और कभी श्रम नहीं करते और अचानक श्रम करते हैं तो उस श्रम के करने से हमारे विभिन्न अंगों की मांसपेशियों की जो ऊतक हैं वो एक तरीके से थक जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं और शिथिल होने का वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है उनको सक्रिय बनाने की दृष्टिकोण से। ऐसी दशा में हमारा जब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है तो थर्मोस्टेट जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, थर्मोस्टेट अपने काम को नॉर्मल से एबनॉर्मल की ओर ले जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ऐसी दशा में हम शरीर में एक सामान्य ताप की
या सामान्य फीवर की ओर ये इशारा हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चोट लग जाए या लू लग जाए, आपको धूप लग जाए, या आप ठंडे पानी में नहा लें, अचानक आप बाहर से आए और आपने स्नान कर लिया, तो ऐसे प्रयासों से जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, शरीर में जो थकान आती है, टूटन आती है। कभी कभी ऐसा होता है टेम्परेचर आपको नहीं लगता है कि बॉडी में टेम्परेचर है, लेकिन थकान और शरीर में टूटन बहुत लगती है, जीभ पर प्यास बहुत लगती है, जीभ सूखने लगती है। ये सब सामान्य फीवर के या सामान्य ज्वर के लक्षण हैं, जिनके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि शरीर में ज्वर हो गया। दूसरा है भयानक बीमारियों के कारण ज्वर होना। अब भयानक बीमारियों में आपका मान सकते हैं कि टीबी हो जाए, टीबी का ज्वर है, कैंसर के घाव से शरीर में बनने वाले ज्वर हैं, हमारा पुरानी खांसी आ रही है उससे होने वाले ज्वर हैं, गुर्दे में या किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, बहुत दिन से इन्फेक्शन बना रह जाए, तो उससे होने वाले ज्वर हैं। यानी हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की खराबी के कारण अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में इतना तगड़ा हो जाता है जहां पर ये लगता है कि ये इन्फेक्शन दूर नहीं हो रहा, उस इन्फेक्शन का असर हमारे कनेक्टिव टिश्यू के ब्लड और लिम्फ में जाकर के स्थायी रूप से वो ठहर जाता है, तो ब्लड और लिम्फ की कार्य क्षमता अपने आप से डाउन हो जाती है और बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करने में थर्मोस्टेट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और थर्मोस्टेट कम जाता है। तो ऐसी दशा में बॉडी का टेम्परेचर जो किसी बीमारी के कारण, पुरानी बीमारी के कारण बन जाता है, उसे हम ये मान सकते हैं कि ये प्रीनीशियस फीवर है या परनीशियस फीवर, जिसे आप अलग अलग हो सकती है, भयानक रोगों के कारण होने वाला ज्वर। दूसरे प्रकार का फीवर हमने आपको बताया रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर या अविराम फीवर, जिसे आप कह सकते हैं कि इंटरवल के बाद इंटरवल ना हो, लगातार चलता रहे, फीवर है। सेरेब्रल फीवर है, इन्फ्लुएंजा है, पुराना इन्फ्लुएंजा है, कारण आपको बुखार आ जाए, न्यूरोलॉजिक पेन हो जाए उसके कारण आपको बुखार बढ़ जाए, और बुखार आपका 104 डिग्री टेम्परेचर तक 100 से 103, 104, 102 इस तरीके के बढ़ते रहें, तो ये रिमिटेंट फीवर कहलाता है। रिमिटेंट फीवर में यानी कुल मिलाकर के ये फीवर कुछ दिनों के लिए हमारे शरीर में रुका रह जाता है और ये क्रॉनिक से ट्रांसफर होने लगता है। इस तरीके के बुखार के भी लक्षण शरीर में आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई घाव शरीर में बन गया और वो घाव ठीक नहीं हो रहा है, लगातार उस घाव में पेन बना हुआ है, बाहरी इन्फेक्शन उस पर आ रहा है, तो ऐसी दशा में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, ब्लड वहां पर रुक जाता है जहां पे घाव हो जाता है। तो ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन जहां पर रुक जाता है, घाव अधिक हो जाता है, वहां के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। टिश्यू के रीअपियर के चांसेस तब तक नहीं होते जब तक उनको कोई औषध न दी जाए। तो जब ब्लड को प्रॉपर वहां पे हम रोक देते हैं तो पीछे के ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ब्लड और लिम्फ दोनों प्रभावित हो जाते हैं और ऐसी दशा में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये फिर किसी रोग का, दूसरे रोग का भी कारण बन सकता है। तीसरे प्रकार जो है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर एक टाइम बीइंग फीवर है, जैसे मलेरिया का फीवर है, आया चला गया, फिर आया फिर चला गया। विभिन्न प्रकार के बैसिलस कोलाई या कोलाइटिस का फीवर हो, हमको किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसका फीवर हो, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर या स्प्लीन हो, उसमें उसके कारण हमको कोई फीवर आ जाए। यानी 98.6 फ़ारेनहाइट से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और 2 दिन 3 दिन बुखार रहा फिर उतर गया, फिर 2-3 दिन बाद आया फिर उतर गया, तो जब ये इंटरवल लेकर के फीवर आता है तो इसे हम सविराम या इंटर रिमिटेंट फीवर कहते हैं। कुछ पुस्तकों ने और कुछ साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी व्याख्या की है फीवर के बारे में कि फीवर एक प्राकृतिक
इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने का, मेंटेन करने का एक प्राकृतिक क्रम है। बॉडी में जब विभिन्न प्रकार के अपद्रव्य आ जाते हैं या विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो जाते हैं, हमारे लिम्फ और ब्लड में कोई अंतर आ जाता है, तो प्रकृति स्वतः फीवर करके उस इन्फेक्शन को, जब ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, तो जो बैक्टीरिया या वायरस या इन्फेक्शन हमारे बॉडी में प्रवेश किए रहता है, वो ब्लड के तेज गति के कारण उनमें आपस में घर्षण होता है। घर्षण के बाद टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने साथ साथ वो बैक्टीरिया या वायरस उसी में इन्वेस्ट करके या समाप्त कर दिए जाते हैं, और प्रकृति कुछ दिन बाद फिर शरीर का नियंत्रित करती है। यानी कहने का तात्पर्य, कुछ लोगों, कुछ किताबों ने या कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर अपने मत दिए हैं, और ये मत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही भी लगता है कि प्रकृति ने स्वयं अगर कोई रोग हमारे शरीर में पनपा है तो उसको ठीक करने का प्रयास करती है। ठीक उसी प्रकार से आप इसको समझ लें, जैसे कि कोई विवाद आपका होता है तो विवाद के बाद उसका समाधान भी होता है। अगर प्रकृति ये मान के चलती है कि अगर इस व्यक्ति को कोई औषधि नहीं दी गई और इसके बॉडी में बाहरी इन्फेक्शन हुआ है तो इसको हम हटाएं कैसे, तो उसका एक उसने नायाब तरीका निकाला कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाइए। बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने से ब्लड और लिम्फ की एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। एक्टिविटीज बढ़ने से बार बार सर्कुलेशन होगा, बार बार जो है किडनी में जाकर के ब्लड छनेगा, फंक्शन तेज हो जाएगा और इन्फेक्शन यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से शरीर के बाहर चला जाएगा। बॉडी कमजोर जरूर होगी फीवर में, वो प्रकृति फिर मेंटेन कर लेगी, लेकिन एक बैग किसी बाहरी इन्फेक्शन को बाहर देने के लिए, हटाने के लिए भी फीवर शरीर में आ सकता है। ये मानना है, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको लोगों ने साबित भी किया है, विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में इस पर चर्चा भी हुई है। तो फीवर कुल मिलाकर के 3 प्रकार से मैंने आपको बताया। अब फीवर जुखाम से भी आ सकता है, वो फीवर अलग होगा। चेचक में फीवर आता है, वो भी फीवर होगा। मलेरिया में फीवर है, वो भी फीवर ही माना जाएगा। पटेल अवधेश पटेल जी हैं, ये मूल रूप से शिक्षक हैं, लेकिन फिलहाल आपका इंटरेस्ट हमारे लेक्चर में है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फीवर की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वैरायटी के आधार पर मेडिसिन तो है नहीं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में फीवर की ऑर्गन वाइज मेडिसिन है, और फीवर को रेगुलेट करने के लिए थर्मोस्टेट ही एक ऐसा ऑर्गन है। यानी हमको सीएनएस की मेडिसिन देनी है, जो मैंने आपको फार्मूला बताया। अब है कि फीवर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन को इन्वॉल्व करेंगे या एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेडिसिन को इन्वॉल्व करेंगे। जब फीवर होता है तो वहां पर हमारी भूख कम हो जाती है, खाने की इच्छा कम हो जाती है, लीवर का फंक्शन डाउन हो जाता है, पैंक्रियाज का फंक्शन डाउन हो जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ग्लैंड्स की फंक्शन जो कैपेसिटी है वर्क करने की वो डाउन होती है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने पे सारा का सारा एनर्जी का जो फ्लो है वो ब्लड के प्रॉपर सर्कुलेशन में, ब्लड की कोशिकाओं में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फंक्शन में ही विलीन रहती हैं। तो शेष ऑर्गन के काम करने की शक्ति जो है वो क्षय होने लगती है। ऐसी दशा में हमारी भूख कम हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है। तो फीवर में हमको डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम और सीएनएस तीनों को मिला के देना है। पहला काम तो ये करना है कि हमको तीनों की दवा उठानी है, जो हमने आपको फार्मूले बताए। अब उसके बाद हमको सबसाइडरी मेन जो दवा उठानी है वो फीवर के लिए F1, बेन1, WE और P1। P1 यहाँ पर हम इसलिए देंगे कि P1 का प्रयोग ये देखा गया कि चूंकि ऑक्सीजन की कमी जब होगी तो हमारी कोशिकाओं में कार्य करने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। इस नाते P1 को देने से हमारे ऑक्सीजन लेने की क्षमता, सांस के लेने की क्षमता ये प्रॉपर बनी रहेगी, तो हमारे अन्य ऑर्गन में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर दी जाएगी। तो जब भी हमको किसी प्रकार का फीवर होता है तो हमें याद रखना है कि F1, बेन1, C1 आपको प्यूटरेटरी ग्लैंड की मेडिसिन है, F1 प्यूटरेटरी ग्लैंड की मेडिसिन है, एक फंक्शनल ग्रुप है और एक टिश्यू, दोनों की मेडिसिन देनी, यानी F1, बेन1, C1, P1, और इसके साथ हमको देनी है WE बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, रेगुलेट करेगी। तो ये तो हमारे मेन फीवर हो गए। अब आपको देना है सीएनएस की मेडिसिन प्लस सिस्टम की मेडिसिन L2 और प्लस L3, यानी सीएनएस के साथ आपको L2, L3,
F1 और WE-C1 का अलग पैकेट बनेगा, एक अलग मिक्सचर बनेगा। शेष तीनों को आप एक में बना दीजिए, तो 2 मिक्सचर आपको देंगे, रोगी को पिलाने में भी आसानी रहेगी। अब आपकी बात आई कि दवा कैसे दे और किस डोज में दे। डोज तो मैंने आपको बताया कि पेशेंट के उम्र के आधार पर, अब बच्चा अगर 1 महीने का है और उसको फीवर है तो आप 50 साल वाले रोगी की डोज उसको नहीं दे सकते। तो बच्चा अगर छोटा है, उसके शरीर की टिश्यूज कम है, उसके बॉडी में एंजाइम्स को मात्रा बहुत कम देनी है, तो एक साल तक के बच्चे को आप 3 बूंद तक का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 साल से 5 साल तक के बच्चे के प्रयोग के लिए आप 5 बूंद ले सकते हैं। 5 साल से लेकर के 20 साल तक के व्यक्ति को आप 10 से 15 बूंद दे सकते हैं। 20 साल से लेकर के 50 साल तक के व्यक्ति को आप 15 से 20 बूंद, 22 बूंद, 25 बूंद तक दे सकते हैं। आदमी दुबला है तो दवा आप कम देंगे, उसकी ड्रॉप कम कर देंगे। 10 बूंद से आप 6 बूंद दे देंगे, 5 बूंद दे देंगे। वो आपको प्रयोग में आप समझ जाएंगे। जैसे आपने मान लिया किसी बार किसी रोगी को आपने 4 बूंद दिया और दूसरे दिन आपने उससे कहा कि हमको हाल बताइए, उसने कहा डॉक्टर साहब फायदा तो है लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि डोज थोड़ी और बढ़ा दें। हमने 4 बूंद दिया था, आज हम इसको 6 बूंद कर दें। 6 बूंद आपने फिर 24 घंटे बाद उससे पूछा, उसने कहा डॉक्टर साहब पहले से हमको बेहतर लग रहा है। अब आप डोज के करीब पहुंच रहे हैं। आपने 2 दिन बर्बाद तो किया, रोगी को लाभ तो दिया, लेकिन आप डोज के करीब पहुंच रहे हैं। फिर आपको 4 से आप 6 पे गए और जैसे आप 10 डोज बूंद करते हैं वैसे रोगी कहता है डॉक्टर साहब बिल्कुल बहुत अच्छा आराम है हमको। तो ये डोज देना ये किताबों के बस का नहीं है, या ये डोज बताना डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के बस का नहीं है। डोज आपकी अपनी खुद के प्रयोग पर, रोगी के साथ लड़ने पर, रोगी के साथ लड़ने का मतलब रोगी के रोग से लड़ने पर आपको डोज स्वयं तय करना पड़ेगा और आप डोज देते देते आपका डोज जाएगा कि आपको डोज कितना देना है। अब रह गई बात, अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे 3-4 साथी बार बार लिख रहे थे सर जो आपने फार्मूला बताया वो D3 का 3rd डाइल्यूशन देना है या 4th डाइल्यूशन देना है या 2nd देना है या जो ओरिजिनल D3 हम लोगों को मिलती है उससे देना है। मेरे भाई मैंने आपसे बार बार कहा कि D1 और D2 ये दोनों रोगी को देने के लिए नहीं, दोनों का कंसंट्रेट ज्यादा होता है। D1 बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है, D1 को तोड़ के D2 बनाया जाता है रखने के लिए, और D2 से D3 दिया जाता है कि ये चिकित्सकों को दिया जाएगा। अब उसके बाद चिकित्सक उसमें से 1 आउंस में डिस्टिल वाटर में 2 से 5 बूंद, 6 बूंद, 10 बूंद, जिस हिसाब से रोगी आपके, वो आप डिस्टिल वाटर में 100 ml में आप मिला सकते हैं। 100 ml में आपका 10 बूंद काफ़ी है। 1 आउंस में 30 ml होता है, तो 30 ml में अगर आप 5 बूंद लेते हैं तो उसका 3 गुना आपका डिस्टिल वाटर बढ़ गया, लेकिन दवा का आप 3 गुना दवा नहीं बढ़ाएंगे। आप एक अधिकतम डोज है कि 100 ml में आप 10 बूंद देंगे तो वो पर्याप्त है रोगी के लिए। तो 100 ml में ही आपको दवाएं मिला के बनानी है। एक समस्या आपकी और आती है कि जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप CNS की दवा दे दिए। अब CNS में 6 दवाइयाँ हैं और 6 दवाइयों में अगर आपने 5-5 बूंद लिया तो आपको 30 बूंद उसी 100 ml में डालना है। ऐसा नहीं कि केवल आपने 5 बूंद में एक बूंद डाल दिया तो आपका 5 दवा हुई। जो दवा का प्रिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे कि S1/10, S2/5 टोटल जोड़ करके जितने जिस मेडिसिन की जितने बूंद लिखेंगे उतना आपको उतने बूंद उस 100 ml में डालना है। और रोगी से कहना है कि अब आप इसमें से ले जाइए और 20-20 बूंद, 25-25 बूंद, 30-30 बूंद। रोगी का डोज वहां से शुरू होगा। रोगी का डोज जो आप बना रहे हो 1 आउंस में वो शुरू नहीं है। इसको भी जरा बारीकी समझ लीजिए। यानी हम रोगी को जब दवा बना के देते हैं तो हमारे दवा बनाने का तरीका जो है, जैसे मान लिए कि हमने 100 ml, इसको बहुत गंभीरता समझिएगा क्योंकि दोबारा समझाने का मुझे फिर याद रहे या ना रहे या आप समझ ना पाए। जब आप रोगी को दवा बना के, मान लीजिए कि आपने, मैं एक फार्मूला बना रहा हूं, हमने एक फार्मूला बनाया कि हमको L1, A3 और S1 या L2 की दवा में हमको 10-10 ड्रॉप देना है। ये हमारा फार्मूला सेट है कि 10-10 ड्रॉप आपको 100 ml में मिलाना है। आपने 100 ml में 10-10 ड्रॉप मिला दिया, वहां तक डोज की कोई दिक्कत नहीं है। डोज कहां शुरू होगी? जब आप रोगी से कहेंगे कि अब आप इसको घर में ले जाइए और इसमें से 20 बूंद, 40 बूंद, 50 बूंद, 10 बूंद, 15 बूंद, 5 बूंद, 2 बूंद ये पानी में मिला करके पीजिए कप में, डोज वो होगी।
आपके देने की जो डोज है, आपने 100 ml में जो बनाया है, वो तो आपका फार्मूला हो गया, उसका तो फार्मूला फिट है कि आपको इस दवा के इतने बूंद देने हैं, इस दवा के इतने बूंद देने हैं। वो तो आपका एक फिक्स फार्मूला हो गया कि आपको 100 ml में D3 से इतने बूंद निकाल के रोगी को देना है। रोगी जो प्रयोग कर रहा है वो उसकी असली डोज मानी जाएगी। तो वहां पे डोज देना कि मान लिया आपने 100 ml बना करके किसी पेशेंट को दे दिया और उसका कोई बच्चा है, तो अब बच्चा अगर है तो आप कहिए भैया इसमें से 5-5 बूंद आप 1 कप पानी बच्चे को पिलाइए 3 बार। अगर आदमी ज्यादा उम्र का है, 40 साल का है, 45 साल का है, तो आप कह दिए इसमें से 20-20 बूंद, 25-25 बूंद। और अगर रोग ज्यादा आपको लग रहा है, गंभीर लग रहा है, एक्यूट रोग में भारीपन लग रहा है, तो आप डोज बढ़ा दीजिए। यहीं पर मेरा कंट्रोडक्शन है कि जैसे लोग कहते हैं कि साहब पॉजिटिव है यानी रोग बढ़ा हुआ, पॉजिटिव है तो क्या डोज डाइल्यूट कर दें, निगेटिव दे दें। मैं पॉजिटिव और निगेटिव की कोई बात ही नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं कि रोग जितनी गंभीर हो, दवा की खुराक उतनी ही ज्यादा आपको अप्लाई करनी है। यानी अगर बुखार 103 डिग्री 4 डिग्री है, तो रोगी को अगर आप 20 बूंद नॉर्मल टेम्परेचर पे आप देते कि 100 बुखार है तो आप 20 बूंद देते, और अगर मान लीजिए 104 होगा तो क्या आप घटा के 5 बूंद कर देंगे? जी नहीं। अगर टेम्परेचर 100 पर आप 20 बूंद सेलेक्ट करते हैं कि हमको 100 डिग्री टेम्परेचर पर 20 बूंद रोगी को देना है, और टेम्परेचर अगर 104 डिग्री चला गया है, तो रोगी को आप वही दवा 50-50 बूंद दीजिए और देखिए उसका परिणाम। आप पॉजिटिव और निगेटिव के चक्कर में घूमते रहते हैं। जब दवा का, चूंकि ये एंजाइम्स है ना, जब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज फीवर में बढ़ी हुई है, ब्लड और लिम्फ की इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट बहुत तेज बढ़ रहा है, ब्लड तेजी से दौड़ रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, थर्मोस्टेट काम कर नहीं पा रहा है, तो वहां पे हमको एंजाइम्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी उसको एक्टिवेट करने के लिए। जितना उसकी आवश्यकता बॉडी के उस ऑर्गन को मेंटेन करने की, उतना हमको देना पड़ेगा। अगर आप डोज डाइल्यूट करके कम कर देंगे तो फिर उसका काम समझ में नहीं आएगा। आप इसी भ्रम में अटकते रह जाते हैं कि हम पॉजिटिव और निगेटिव के चक्कर में क्या करें। तो मैं समझता हूं कि आज के इस क्लास में हमने आपको फीवर के बारे में एक सामान्य चर्चा की है, और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की हमने एक तरीके का श्री गणेश किया है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे और किसी अन्य रोग पर आपसे चर्चा होगी। बहुत ही गंभीरता के साथ आप सबको धैर्यपूर्वक मेरे इस क्लास को सुनने के लिए